हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 5 डेप्रिसिएशन प्रोविज़न एंड रिजर्व हमारा चल रहा था, जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन मेथड जो है उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। और हमने डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज किया जाता है, क्या मीनिंग है, क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है आपका, क्या नीड एंड इम्पोर्टेंस है और डेप्रिसिएशन हम क्यों चार्ज करते हैं, ये सारे चीज़ों को आप लोगों को हमने लास्ट वीडियो में बताया है। तो ये सारा पार्ट हमारा कवर हो गया है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड का भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। एक क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व किया है, उसके और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जो कि हम आपको अलग से एक फोल्डर में बना के डीके गोयल का जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सारा हम आपको एक जगह पर कर देंगे। फिलहाल आज जो हम जानेंगे वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन टू मेथड्स। दो मेथड जो हम लोगों को पढ़ना है, उन दोनों के बीच में हम अंतर को समझेंगे आज कि क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो दो ही मेथड हम लोगों को पढ़ना है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का। एक है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं एंड फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी हम इसे बोलते हैं। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन मेथड का जो था उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। दूसरा जो आपका मेथड है वो है आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो आज हम इसके बारे में भी थोड़ा समझेंगे, दोनों को कंपेयर करके समझ लेंगे तो ज़्यादा समझने में आसान रहेगा। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड दूसरा मेथड है, जिसे हम रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। तो दोनों के बीच में बेसिकली आज हम डिफरेंस समझेंगे और फिर हम आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड का भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे ताकि आपको क्लैरिटी आए। और फिर दोनों मेथड का जितना भी डीके गोयल का आपका बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सारा हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला जो आपका डिफरेंस है यहाँ पे जो है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, सबसे पहले बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या बेसिस है, किस बेसिस पे हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो उसमें है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अमाउंट क्या होगा डेप्रिसिएशन का, दो सबसे पहला है एसएलएम में यानी स्ट्रेट लाइन मेथड में इक्वल डेप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर। तो हम जानते हैं कि जो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है उसमें इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है हर साल, जबकि आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड में है, या आपका ये कहते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड आपका है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो इसमें क्या होगा आपका कि डेप्रिसिएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। तो इसमें जो है डेप्रिसिएशन घटता जाता है। सिंपल से अगर हम बात करें एसएलएम मेथड की, तो ये कैसे होता है, जैसे मान लो 1 लाख का मशीन है, ये मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट है, इस पर डेप्रिसिएशन माइनस होगा पहला साल मान लो 10,000। तो 10% के रेट से अगर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा तो 10% पर एनम। तो पहला साल होगा 10,000, एसेट का दाम हो गया 90,000। दूसरा साल फिर ओरिजिनल कॉस्ट पे होगा 10,000 और फिर हो गया इसका दाम 80,000 रुपये। ये था आपका एसएलएम मेथड से जो 10-10 हज़ार रुपये लगता जा रहा है, यानी इक्वल डेप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर। जो डेप्रिसिएशन है वो इक्वली यहाँ पर चार्ज हो रहा है 10-10 हज़ार रुपये आपका हर साल। डेप्रिसिएशन आपका जब चार्ज होगा रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, तो बोलता है कि डेप्रिसिएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। मान लो फिर से 1 लाख का मशीन है कोई फिक्स एसेट, 10% उसका रेट है, पहला साल 10,000 लगेगा डेप्रिसिएशन, तो आ जाएगा मशीन का वैल्यू 90,000 रुपये। दूसरा साल जो लगेगा वो किस पे लगेगा, तो यहाँ कहता है कि डेप्रिसिएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर, ये डिक्रीज करेगा। तो अब जो है वो किस पर लगेगा, 1 लाख पर नहीं लगेगा बल्कि 90,000 पे लगेगा। जो बैलेंस रिड्यूस हो क्या है उस पे लगेगा। तो 10% इसका करोगे तो 9,000 आएगा। अब मशीन का वैल्यू कितना है, तो 81,000, यानी पहला जो है आपका 10,000, फिर 9,000 और फिर कितना लगेगा तीसरे साल, तो फिर अभी लगेगा 81,100। 81,000 का 10% 8,100। तो इस तरीके से वैल्यू जो है आपका डेप्रिसिएशन का वो लगातार कम होता चला जाएगा। तो इक्वल डेप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर एसएलएम मेथड में 10,000। डेप्रिसिएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर, देखिए डिक्रीज कर रहा है। पहला साल आपका 10,000, दूसरा साल 9,000, फिर 8,100 और फिर ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ओके, ये तो पहला आपका था दोनों के बीच का डिफरेंस। किस पे था, तो बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन में पहला था आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन।
डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है उसके आधार पे हम दोनों को डिफ्रेंशिएट किए, दोनों को हम जो है दोनों के बीच में डिफरेंट को हमने समझा। दूसरा है आपका बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो क्या बेसिस है आपका कैलकुलेट करने का डेप्रिसिएशन, दोनों मेथड में, क्या दोनों मेथड में डिफरेंट है, कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस है, बेसिकली हम आज ये समझेंगे। तो देखिए इसमें है डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो ओरिजिनल कॉस्ट एसेट का क्या है, यहाँ पर भी 1 लाख है और यहाँ पर भी 1 लाख है। तो हम किस पर चार्ज करते हैं हर साल डेप्रिसिएशन, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे, यानी 1 लाख का 10% 10,000। फिर दूसरे साल भी जो चार्ज कर रहे हैं वो 1 लाख यानी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चार्ज कर रहे हैं 10% 10,000, और फिर इसके आगे साल भी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चार्ज करेंगे 1 लाख का 10% 10,000। तो इस तरीके से हम इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड में। तो ये बात आपको क्लियर है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। जो ओरिजिनल कॉस्ट है इसी पर हम डेप्रिसिएशन हमेशा चार्ज करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में। इसके बाद डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ द एसेट। तो अब जो है आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड में ये है ओरिजिनल कॉस्ट, लेकिन अब डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज नहीं करेंगे। पहला साल तो आपका ओरिजिनल कॉस्ट पे होगा चार्ज, जो मशीन का या जो भी फिक्स एसेट है उसका ओरिजिनल कॉस्ट पे पहला साल चार्ज होगा। लेकिन फिर देखिए बैलेंस इसका रिड्यूस होकर के 90,000 हो गया है, तो इस पे हम कितने पे लगाएंगे, 90,000 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो यही कहता है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ द एसेट। जो बैलेंस रिड्यूस होकर कितना आया 90,000, इस पे लगाएंगे, फिर इस पे 9% लगाएंगे तो घट करके फिर 81,000 हो गया। ये 81,000 जो हो गया फिर हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो साल दर साल इसी तरीके से डेप्रिसिएशन जो है वो आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड में चार्ज किया जाएगा। क्लियर है बात। इसके बाद है जीरो लेवल। अब देखिए थर्ड पॉइंट जो है हम इसका समझते हैं कि क्या कहता है आपका जीरो लेवल। देखिए SLM मेथड एंड WDP मेथड, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं। अगर हम 10-10 हज़ार रुपये लगाते जाएंगे डेप्रिसिएशन, तो 10 सालों में जो डेप्रिसिएशन लगेगा तो एसेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या कहता है स्ट्रेट लाइन मेथड में कि द बुक वैल्यू, जो बुक वैल्यू है एसेट का ऑफ द एसेट कैन बी रिड्यूस टू 0। ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, ये हम 10-10 हज़ार रुपये चार्ज करते जाएंगे। तो बताइए 1 लाख का मशीन था, 10,000 डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू कितना है 90,000, फिर 10,000 का डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे, अब बुक वैल्यू कितना हो गया है 80,000, फिर डेप्रिसिएशन जो है लगा आपका ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख पे 10,000, अब बुक वैल्यू कितना हो गया है 70,000। तो ये जो बुक वैल्यू है वो लगातार क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा और एक समय क्या हो जाएगा, बुक वैल्यू रिड्यूस टू 0। ये कहाँ पहुँच जाएगा 0 पे। अब बताइए 70 होगा, फिर 60,000, 50,000, 40,000, 30,000, 20,000, 10,000 एंड फिर लास्ट आपका 10,000 फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा और मशीन का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यही कहता है कि दी बुक वैल्यू ऑफ द एसेट कैन बी रिड्यूस टू 0, ये 0 तक चला जाता है। तो एक आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल इसमें पूछता है कि कौन से मेथड से एसेट का वैल्यू डेप्रिसिएशन चार्ज करने पर 0 हो जाएगा। तो वो है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। इसमें क्या कहता है, द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट कैन नेवर बी रिड्यूस टू 0। देखिए ये लगता जाएगा और धीरे धीरे डेप्रिसिएशन तो ये तो इक्वली जा रहा है, ये घट रहा है, लेकिन 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपका एसेट बचेगा। आप लगाते जाओगे, देखते जाओ। अगर आप लगाना चाहते हो तो आप बैठो कॉपी कलम लेकर के, यहाँ पर तो पूरा नहीं दिखा पाएंगे हम, आप कॉपी कलम लेकर के बैठो, ये देखना स्ट्रेट लाइन मेथड से 10 साल में ही आपका वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा, ये थोड़ा ना थोड़ा आपका जो है डेप्रिसिएशन वो लगता जाएगा, लेकिन 0 तक ये नहीं पहुंचेगा। ठीक है। इसके बाद ये तो आपका पॉइंट नंबर 3 हुआ। अब कहता है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या कंबाइंड इफेक्ट पड़ता है आपका डेप्रिसिएशन का और रिपेयर का प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। तो कहता है कंबाइंड बर्डन ऑन
account of depreciation and repairs will be lighter in earlier year and heavier during the later year। तो देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड की अगर हम बात करें एसएलएम मेथड की, तो डेप्रिसिएशन जो है एकदम इक्वली चलता है, एक स्ट्रेट लाइन पे चलता है। लेकिन जब जैसे जैसे मशीन पुराना होता जाता है उसका रिपेयर चार्जेस जो है वो बढ़ता जाता है। शुरुआत में अगर हम बात करें रिपेयर चार्जेस की, तो शुरुआत में मशीन पे रिपेयर चार्जेस बहुत कम होता है क्योंकि मशीन का इफ़िशियंसी भी ज़्यादा होता है और वो काम अच्छे से करता है। लेकिन जैसे जैसे मशीन डेप्रिसिएट करते जाता है उसका वैल्यू जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। साल बीतता है तो कोई भी एसेट जो है उसका रिपेयर चार्जेस बढ़ जाता है। तो शुरुआत में तो रिपेयर चार्जेस बहुत कम होता है, छोटा मोटा ही खराबी होता है, लेकिन बाद में जो है वो जैसे जैसे साल बीतता है रिपेयर चार्जेस क्या होता है, बढ़ता जाता है। साल बीतता जाएगा रिपेयर चार्जेस बढ़ता जाएगा। तो कंबाइंड बर्डन ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर विल बी लाइटर इन अर्लियर ईयर एंड हैवियर इन, ये जो है शुरुआत में रिपेयर चार्जेस जो है वो कम रहेगा, लेकिन बाद में क्या होता है वो बढ़ता जाता है रिपेयर चार्जेस। क्लियर है बात? इसमें क्या है, combined burden on account of depreciation and repair will be almost equal over different year। कैसे आपका देखिए, इसमें तो एसएलएम में एक स्ट्रेट लाइन से बढ़ता जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन लग रहा है और शुरुआत में कम लेकिन बाद में रिपेयर ज़्यादा है। अब क्या है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड की बात करते हैं, WDV मेथड की हम बात करते हैं। तो इसमें डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, इसमें डेप्रिसिएशन जो है देखिए शुरुआत में तो ज़्यादा है लेकिन बाद में डेप्रिसिएशन घट रहा है। ठीक है, शुरुआत में ज़्यादा है, डेप्रिसिएशन घट रहा है। लेकिन रिपेयर की अगर हम बात करें, देखिए शुरुआत में डेप्रिसिएशन है, लग रहा है 10,000, लेकिन धीरे धीरे घटता जा रहा है। जैसे जैसे साल बीतेगा हम रिपेयर की बात करते हैं। ये तो डेप्रिसिएशन की बात की हम। अब रिपेयर का क्या होगा, शुरुआत में रिपेयर कम होगा लेकिन बाद में क्या होगा, रिपेयर जैसे जैसे साल बीतेगा वैसे वैसे रिपेयर चार्जेस बढ़ता जाएगा। तो डेप्रिसिएशन घटता जाएगा, रिपेयर चार्जेस बढ़ता जाएगा। तो कहीं ना कहीं इक्वल बर्डन पड़ रहा है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी आपका कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, और रिपेयर भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जा रहा है। तो एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अपना कॉम्बिनेशन बना लिया है, एक बैलेंस बना लिया है कि भाई डेप्रिसिएशन तो घट रहा है लेकिन रिपेयर बढ़ रहा है। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था, डेप्रिसिएशन एक स्ट्रेट लाइन से बढ़ रहा है और साल बीतने पर रिपेयर बढ़ता जाएगा। तो ये इसका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। लेकिन ये जो है आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड का, इसका कॉम्बिनेशन अच्छा है कि जो आपका डेप्रिसिएशन है वो साल जैसे जैसे बीतता जाएगा वैसे डेप्रिसिएशन घटता जाएगा बट रिपेयर बढ़ता जाएगा। तो ये एक इसका रिटन डाउन वैल्यू मेथड का फायदा है, कह सकते हो कि डेप्रिसिएशन का बर्डन घटेगा, रिपेयर बढ़ेगा, जो कि होता भी है एसेट में। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया कि स्ट्रेट लाइन मेथड में एक स्ट्रेट लाइन से आपका लगता है डेप्रिसिएशन बट रिपेयर चार्जेस धीरे धीरे बढ़ता है, और इसका डेप्रिसिएशन घटता है, रिपेयर। तो इसका कॉम्बिनेशन जो है अच्छा कॉम्बिनेशन है आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड का। ठीक, इसके बाद आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो आपका क्या होगा, तो आपका इसमें कहता है स्ट्रेट लाइन मेथड में कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज केप्ट लो इन कंपैरिजन टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड इसको कह सकते हो। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, कम रखा जाता है। क्यों कम रखा जाता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका इस मेथड में, क्योंकि देखिए डेप्रिसिएशन कम रेट से रखा जाएगा लेकिन कुछ सालों में जो है वो एसेट का वैल्यू आपका जीरो तो होना ही है। किस में, स्ट्रेट लाइन मेथड में। अब डेप्रिसिएशन आप लगाओगे और मशीन का भी एक लाइफ है, मान लो 10 साल आपने डेप्रिसिएशन का रेट रखा 10%, 1 लाख का मशीन है, तो आप तो ये तो जान ही रहे हो कि 10 साल होते होते मशीन का वैल्यू जीरो हो जाएगा और मेरे पास जो है यानी बिजनेस के पास उस डेप्रिसिएशन का भी जो पैसा है वो आ जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि डेप्रिसिएशन का रेट कम रखिए, कम रहता है, और जैसे जैसे डेप्रिसिएशन लगता जाएगा मशीन का वैल्यू घटता जाएगा, और साथ ही साथ क्या होगा कि एक समय के बाद
10 साल के बाद जो उसका डेफिनेट टाइम है उस समय वो मशीन का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मेथड में लगता है। लेकिन कहता है आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड में कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज केप्ट हायर इन कंपैरिजन टू द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसीलिए हायर रखा जाता है इसमें रेट को, क्योंकि देखिए अगर कम रखा जाएगा तो मशीन का वैल्यू तो इसमें 0 नहीं होगा, और हो सकता है कि इस पर डेप्रिसिएशन लगता जाए लगता जाए लगता जाए लगता जाए लगता जाए और वो मशीन प्रचलन से ही बाहर हो जाए। जब तक इसका स्क्रैप वैल्यू यानी जो इसका कबाड़ में अगर आप मशीन को बेचना चाहोगे तो उस समय तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि मशीन जो है वो प्रचलन से ही बाहर हो जाए, कोई नया इन्वेंशन हो जाए, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, तो मशीन का प्रचलन से बाहर होना, डेप्रिसिएशन लगाते जा रहे हो कम रेट से और पता चला मशीन ही प्रचलन से बाहर हो गया, तो इसमें डेप्रिसिएशन हाई रखा जाता है, क्योंकि जल्दी ये डेप्रिसिएशन इसमें जल्दी जल्दी लगता जाए, ज़्यादा रेट से लगता जाए, ताकि इसका अच्छा स्क्रैप वैल्यू मिल सके और प्रचलन से बाहर ना हो। पता चला एसेट का लाइफ 10 साल है और डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करते जा रहे हो और पता चला कि जो आपका यहाँ पर जो मशीन का है, कोई भी मशीन है मान लो, तो उसमें आप लो रेट से लगा रहे हो तो धीरे धीरे डेप्रिसिएशन तो घटता जा रहा है, लेकिन आपको अच्छा स्क्रैप वैल्यू उसका नहीं मिलेगा और इससे जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, तो प्रॉफिट एंड लॉस पे तो ठीक है कि जो बर्डन होगा वो ठीक है, बट कहीं ना कहीं इसका आपको देखने को मिलेगा कि मशीन का वैल्यू तो 0 होगा नहीं और उससे पहले कहीं वो प्रचलन से बाहर ना हो जाए। तो इसलिए रेट ऑफ जो है उसका WDV मेथड में वो ज़्यादा रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद है आपका अप्रूवल ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो किस मेथड को अप्रूव करता है आपका इनकम टैक्स अथॉरिटी? तो दिस मेथड इज नॉट अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी। स्ट्रेट लाइन मेथड को इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है वो अप्रूव्ड नहीं करता है। हालांकि बिजनेस जो है डेप्रिसिएशन इससे चार्ज करता है, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है स्ट्रेट लाइन मेथड को अप्रूव नहीं करता है, वो आपको रिटन डाउन वैल्यू मेथड को अप्रूव करता है। तो दिस मेथड रिटन डाउन वैल्यू मेथड में देखिएगा कि दिस मेथड इज अप्रूव्ड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी। इसके बाद सुटेबिलिटी की बात करेंगे हम, तो इट इज़ सुटेबल फॉर एसेट इन विच रिपेयर चार्जेस आर लेस। तो स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करें तो किस टाइप के एसेट पर आप ये लगाना ज़्यादा सही रहता है? तो जिसका रिपेयर चार्जेस जो है, रिपेयर चार्जेस वो लेस हो एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑब्सोलेंस, यानी प्रचलन होने का जो पॉसिबिलिटी है वो भी क्या हो, लेस हो। तो रिपेयर चार्जेस भी कम हो और ऑब्सोलेंस का भी जो आपका पॉसिबिलिटी है वो भी कम हो। सच एज बिल्डिंग, अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो ये एक फिक्स्ड एसेट है और बिल्डिंग जो है उसका रिपेयर चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बिल्डिंग धीरे धीरे डेप्रिसिएट करता है, आपको हर साल जरूरी नहीं है कि आप उसको रिपेयर कराने का ज़रूरत ही पड़े, तो बहुत कम खर्चा है। लेकिन अगर दूसरे तरह अगर आप देखिएगा कि अच्छा ये तो पहले रिपेयर चार्जेस की बात कर लेते हैं कि रिपेयर चार्जेस तो पहले इसमें क्या है, कम है बिल्डिंग में। ऐसा तो नहीं है ना कि कार है या आपका मोटर व्हीकल है या मशीनरी है जो लगातार काम कर रहा है और वो जल्दी जल्दी डेप्रिसिएट हो रहा है। खड़ा है बिल्डिंग, हवा पानी धूप से सारा चीज़ों से ख़राब हो रहा है, लेकिन उसका जो ख़राब होने का दर है, जो डेप्रिसिएट होने का दर है वो धीमा है। और ऑब्सोलेंस, अब बताइए बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो वो प्रचलन से क्या बाहर होगा? आज से सालों 50 सालों पहले जो बिल्डिंग बना है वो क्या प्रचलन से बाहर हो गया है या फिर क्या उसका इस्तेमाल बंद हो गया है? नहीं, लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। बिल्डिंग क्या प्रचलन से बाहर होगा? कोई फ्लैट है, कोई आप घर बनाए हो, तो आज भी घर वैसे ही बन रहा है, आज से 50 साल पहले भी घर वैसे ही बनता था। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो है प्रचलन से बिल्डिंग बाहर हो जाएगा। तो इस पर जो है ये किसके लिए सूटेबल है? तो वैसा जिस पर रिपेयर चार्जेस कम लगता हो और जिसका अब जो प्रचलन से बाहर होना है वो भी उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो, तो उस टाइप के एसेट पर SLM मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना ज़्यादा सूटेबल है। इसके बाद अगर हम बात करें WDV मेथड से, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, तो इट इज़ सूटेबल फॉर एसेट विच रिक्वायर्स more repair expenses which passes of time and where possibility of obsolescence is more due to the technological changes such as plant, machinery, vehicles। ये सब हो गया आपका। तो देखिए, एक तो है कि प्लांट, मशीनरी और व्हीकल जो है वो जल्दी जल्दी डेप्रिसिएट करता है,
तो डेप्रिसिएशन का रेट ज़्यादा है क्योंकि प्लांट काम कर रहा है, मशीनरी काम कर रहा है, मोटर व्हीकल ये सब कुछ चल रहा है, तो ये जल्दी डेप्रिसिएट करेगा। और बात करें अगर हम प्रचलन की, तो ये जल्दी प्रचलन से बाहर हो सकता है। आप देखते होंगे कि नया नया मॉडल का कार आ रहा है, ज़्यादा एफिशिएंट इंजन का कार आ रहा है, तो मोटर व्हीकल है, प्लांट है, उसका टेक्नोलॉजी चेंज बहुत जल्दी हो जाता है। आज कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पता चला कि 5 साल के बाद नया टेक्नोलॉजी आ गया जो पुराने मशीन से ज़्यादा अच्छे से काम करता है, तो जाहिर सी बात है कि आप शिफ्ट कर जाओगे नए मशीन की तरफ। तो जो आप जैसे आपका जो एसेट है, जो ज़्यादा रिपेयर एक्सपेंसेस है जिसका, उस पर कौन सा या ऑब्सोलेंस जो है जिसका प्रचलन से बाहर होने का ज़्यादा चांस है, उस पर आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। तो बेसिकली दोनों के बीच में हम लोगों को डिफरेंस समझ में आया। जितना समझ में आया उतना अच्छी बात है, जितना नहीं समझ में आया वो भी हम आगे में जैसे जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो दोनों का आपको मेथड हम समझा दिए। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड तो मैंने आपको बता ही दिया, उसका प्रैक्टिकल ये भी आपको जस्ट इसको फॉर्मेट पे बना देना है, कुछ नहीं करना है। 10,000 है, 9,000 है, 8,000 है, जैसे इसको फॉर्मेट पे बनाए थे बस इसको भी फॉर्मेट पे बना देना है, बाकी काम आपको यही करना है, ठीक है। तो दोनों के बीच में हम डिफरेंस समझे हैं, और अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम आपको रह जाता है इसके मेरिट डिमेरिट में, मेरिट डिमेरिट आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का, फिर भी कोई अगर उसमें रह जाता है, पढ़ के देखना उसको, नहीं समझ में आएगा फिर हम उसको समझा देंगे, ठीक है। थैंक यू।